चलिए बेटा, नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम देखते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है? ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है बेटा, ये एक डेनिश फिजिस्ट नील्स बोहर 1913 में इसे बोहर साहब ने एक्सप्लेन किया। The limitations of the Rutherford's atomic model and propose a new atomic models which use the Planck quantum theory। यहाँ पर Planck quantum theories का यूज किया गया है। The assumptions of the Bohr atomic models are given below। देखिए जरा क्या है। सबसे पहले आपने क्या बताया कि इन द एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन द क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट। क्लोज्ड सर्कुलर डिफिनिट पाथ होता है उनका, जिन्हें हम उस डिफिनिट पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। पहली बात समझ में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कहाँ रिवॉल्व करता है? क्लोज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जो डिफरेंट पाथ होता है हर इलेक्ट्रॉन के लिए। दीज आर द सेवरल ऑर्बिट्स। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स हुज द एंगुलर मोमेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पर तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसके लिए एंगुलर मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? h/2 के मल्टीपल में होती है। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m हो and it revolve with the speed of u in an orbit with the radius r रेडियस के साथ v वेलोसिटी से कोई एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है तो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr क्या हो जाएगा? mvr क्या हो जाएगा बेटा? n/h/2π। तो जो n है यहाँ पर, n क्या है? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, मतलब वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h क्या है बेटा? h जो दिया गया है वो एक प्लांक कांस्टेंट है। ये मैंने डायग्राम से आपको वहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इनका क्या था। नेक्स्ट पॉइंट में आपने कहा a definite amount of energy is associated with each orbit, thus the orbit are called the energy level। मतलब हर ऑर्बिट की एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी होती है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिटल्स रिमेन्स कांस्टेंट। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिटल्स, वो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है, उसकी डेफिनेट एनर्जी होती है, कांस्टेंट होती है। दस दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसलिए इस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी फिक्स, ठीक है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। एनर्जी लेवल, अगर एनर्जी लेवल को हमें लिखना हो तो जैसे एनर्जी लेवल फर्स्ट जो है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड जो है उसको L से, थर्ड जो है M से, ठीक है ना, फोर्थ को N से, ऐसे डॉट, ठीक है ना, KLMNOPQ, इस तरह से ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा बेटा? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर लॉसेस नॉर गेन एनर्जी। रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को लॉस करता है और ना ही एनर्जी को गेन करता है। अगर वो एनर्जी को गेन करता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, अब देखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय किसी कारण से एनर्जी को इमिट कर रहा होता है तो अपनी हायर एनर्जी से वो कहाँ आ जाता है? लोअर एनर्जी में आ जाता है। लेकिन याद रहे कि जो एनर्जी मतलब जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है, गेन की जाती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, वो एक फिक्स क्वांटा, एक पैकेट के फॉर्म में होती है, फिक्स एनर्जी होती है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी मिली और यहाँ तक इसको एनर्जी मिली, मतलब इसमें लॉस की एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी,
ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी इवॉल्व करेगा कि वो अपने से लोअर एनर्जी लेवल में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। फिक्स एनर्जी क्या होती है, लिमिट होती है, और उसी से हम लाइट स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप द लोअर हायर, यही लिखा है, लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिट देन गेन लोअर टू हायर ऑर्बिट देन गेन एनर्जी। लोअर से जाता है हायर तो क्या करता है, देन गेन एनर्जी, गेन या एब्सॉर्ब एनर्जी, है ना, एंड गेन एनर्जी। अब देखिए, वाइल द जंप फ्रॉम द हायर टू लोअर, तो इसका मतलब वो एनर्जी को क्या करेगा, लिमिट करके जाएगा। तो हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई, मतलब चेंज इन द एनर्जी, इज इक्वल टू HV इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, ठीक है। 6 और लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा है इनके, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऑलवेज इन अ लोअर एनर्जी लेवल। कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कम से कम एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करना चाहता है, दस दिस स्टेट ऑफ द एटम, दिस स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। एटम की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ये स्टेटमेंट थे किसके, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, ठीक है ना। आगे की बात हम करते हैं, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, आफ्टर दैट हम बात करते हैं, सारे पॉइंट्स देख लीजिए। चलिए देखिए बेटा, यहाँ बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ द बोहर थ्योरी। बोहर साहब ने जो अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उन्होंने जो एक थ्योरी दी, उस थ्योरी में भी कुछ कमियाँ रह गई, ठीक है ना। क्या कमियाँ थी, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। पहली कमी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। बोहर साहब की जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करता था, है ना, न कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते थे, उन एटम्स के लिए एक्सप्लेन नहीं करता था। ये सबसे बड़ी डिमेरिट्स थी इस मॉडल, जैसे लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा, इन सब के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की। द मॉडल्स डज नॉट कंसीडर द रिपल्सन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ऐसे एटम जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते थे, ऐसे एटम जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते थे, तो इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा उनके बीच, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस बारे में इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सप्लेन अपने मॉडल में इस बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये मॉडल इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, द मॉडल्स डज नॉट एक्सप्लेन द distribution and arrangement of the electrons in the extra nuclear part of the multi electron atoms. Okay, फोर्थ पॉइंट में हम इनकी एक और डिफरेंस लिखते हैं। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट तो स्टार्क से तो बहुत ईजी है, जीमान इफेक्ट आप समझते होंगे। तो क्या होता है जीमान इफेक्ट, मैं बता दूंगा आपको। द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेशल लाइन्स, जीमान इफेक्ट क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इनटू द फाइन लाइन्स। जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, टूटती हैं फाइन लाइन्स में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट कहते हैं। जबकि हाउएवर द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेशल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यही बात मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में कही जाए, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो दोनों चीज़ें सेम हैं, बट इस जीमान इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पेक्ट्रल लाइन को
इस ब्रेक करता है किसमें, फाइन लाइंस में, जबकि स्टार्क इफेक्ट क्या करता है बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन को ब्रेक करता है फाइन लाइंस में, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड में ब्रेक करता है। तो ये इफेक्ट था स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट। इस बारे में आपने कोई बात नहीं की थी। द मॉडल अगेंस्ट द, ये और एक बहुत बड़ी बात है, ये मॉडल, दिस मॉडल अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता का नियम था, उसके अगेंस्ट है, ठीक है ना। ये इसकी एक डिमेरिट है इस मॉडल की। तो ये हमने अर्लियर एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए। अब हम लोग मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की ओर चलेंगे इसके बाद, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो से देखना शुरू करते हैं।